नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे में। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी थी, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था HCP 2D के बारे में, HCP फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग के बारे में पढ़ लिया था। और आज जो एक नया टॉपिक आया है वो वाइड पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? वाइड। वाइड के बारे में पढ़ना है कि जो वाइड होते हैं वो उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है और कौन कौन से वाइड होते हैं। तो अभी तक हम लोग वाइड तो पढ़ लिए कि हाँ, वाइड जो होते हैं वो एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है उसको वाइड कहते हैं। लेकिन वाइड के भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और उस वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो आज हम लोग वाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और इसी पेन और कॉपी एक उठाइए और स्टार्ट हो जाइए आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। तो आप लोग काफी सारी संख्या में आप लोग हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जितने लोग आप लोगों को 12th की केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मेंशन करिए, आप लोग कमेंट में बताइए, उस पर हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। वो चाहे 11th की केमिस्ट्री हो या 12th की केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो आज हम लोग वाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वाइड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो, वाइड जो हम लोगों के होते हैं, वाइड के जो कैटेगरीज होती हैं वो सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर वाइड कौन सा? ट्रायंगुलर वाइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे वाइड पर जाएं तो होता है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। अभी हम इन तीनों को बताएंगे कि ट्रायंगुलर वाइड कौन सा होता है और टेट्राहेड्रल वाइड कौन सा होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन सा होता है और क्यूबिकल वाइड कौन सा होता है। इन चारों को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इनकी कैटेगरीज अलग अलग लिख लें, ठीक है। तो पहला होता है क्या? ट्रायंगुलर वाइड हो गया। दूसरा क्या हो गया? ऑक्टोहेड्रल। ऑक्टोहेड्रल वाइड, जिसको OHV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OHV बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, जिसे THV बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड, इसे THV भी बोलते हैं, THV भी बोलते हैं, TB भी बोलते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। उसके बाद एक और होता है क्यूबिकल वाइड। क्यूबिकल वाइड, तो ये हमारे चार कौन कौन से हो गए? वाइड हो गए। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया ट्रायंगुलर वाइड। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया ऑक्टोहेड्रल वाइड। तीसरा तीसरा हो गया टेट्राहेड्रल। चौथा हो गया कौन सा? क्यूबिकल वाइड। तो इन चारों वाइड को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में इसको डिफाइन करना है कि टेट्राहेड्रल वाइड कौन सा होता है, ट्रायंगुलर वाइड कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल कौन सा होता है और क्यूबिकल वाइड कौन सा होता है। और ये सारे क्यूब कहां पर बनते हैं, किस प्लेस पर बनते हैं, उन प्लेस को हम दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे? ट्रायंगुलर वाइड पे, ठीक है। ट्रायंगुलर वाइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगुलर वाइड में जैसे अगर हम तीन एटम्स ले लें, एक, दो और ये तीसरा, तीन एटम्स ले लिए, ठीक है। तीन एटम से लेके अब इन तीनों एटम के जो सेंटर हैं, ये और ये, इन तीनों एटम के सेंटर को क्या करेंगे? मिला देंगे, मैच कर देंगे। तो क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया हमारा। ट्रायंगल बन गया। अब इसी के बीच में देखिए ये एक वाइड क्रिएट हो रहा है, वाइड, ठीक है। वाइड क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर हम दिखाएं आपको, ये मैंने बनाया हुआ, देखिए ये बनाया, ये यहाँ पर देखिए ये एक वाइड दिख रहा है ना। तीन एटम्स हैं, तीन एटम्स के बीच में एक वाइड दिख रहा है। तो तीन एटम के बीच में बनने वाला जो वाइड होता है उसे ही ट्रायंगुलर वाइड बोलते हैं। किसे? जो तीन एटम्स के बीच में वाइड बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा? ट्रायंगुलर वाइड। लिखते नीचे
ट्रायंगुलर वाइड। अब चलते हैं ऑक्टोहेड्रल वाइड में, ठीक है। ऑक्टोहेड्रल वाइड, एक मिनट, अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 10 एटम्स का शो है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अब चलते हैं ऑक्टोहेड्रल पे, तो ऑक्टोहेड्रल कैसे बनता है, ऑक्टोहेड्रल पर चलें, 3 एटम्स ये रख दिया गया, ठीक है, ये रख दिया गया। उसके बाद जो ये एटम्स है, ये तीनों एटम है, इनके बीच में जो वाइड दिख रहा है, उस वाइड पर क्या रखा गया, एक एटम और प्लेस कर दिया गया, एक एटम यहां पर और प्लेस कर दिया गया। अब हमारा जो वाइड बना, अब हमारा जो वाइड बना ये वाला, इस वाइड को क्या बोलते हैं, OHV बोलते हैं। OHV मींस ऑक्टोहेड्रल वाइड। अगर मैं बना के दिखाऊं इसको, ऑक्टोहेड्रल वाइड, ये ऑक्टोहेड्रल नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये ऑक्टोहेड्रल नहीं, ये THV के बारे में, ठीक है। ये लाइन मैं खींचे दे रहा हूं, ये THV का है, ठीक है, तो इसे THV टेट्राहेड्रल है, मिस्टेक हो गई थी, तो ये THV का है, ठीक है। अगर मैं बता दूं, ये 3 एटम्स हैं, इसमें जो एक वाइड दिख रहा है, इस वाइड पर एक एटम और रख दिया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड। तो जो टेट्राहेड्रल यूनिट सेल होती है वो हमारी कौन सी होती है, एफसीसी यूनिट सेल होती है। कौन सी, एफसीसी यूनिट सेल होती है। और लैटिस कौन सा बनाता है, सीसीपी लैटिस बनाता है। जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो एफसीसी यूनिट सेल होती है, लेकिन वो लैटिस कौन सा बनाता है, सीसीपी लैटिस बनाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। ये टेट्राहेड्रल वाइड है, क्या क्या बनाता है, ये यूनिट सेल कौन सी, नीचे लिखे थे, यूनिट सेल है कौन सी, एफसीसी, और लैटिस कौन सा है, सीसीपी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अब अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे चले जाएं तो एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रेस करके लिख दूं, यहाँ पर यहाँ कर दूं टेट्राहेड्रल वाइड, इसको THB बोलते हैं, तो लाइन ना खींचना पड़ेगा हम लोगों को, और इससे कहते हैं, यहाँ पर करते हैं ऑक्टोहेड्रल वाइड, जिसे OHB बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्टोहेड्रल पर चले जाते हैं, तो अगर ऑक्टोहेड्रल पर चले जाएं तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, एक यूनिट सेल, जैसे एक ये हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर एक हेक्सागोनल बना दें, HCP बना दें, HCP 3D बना दें, ये हमारा HCP 3D हो गया ना। तो अब जब HCP 3D बन गया है तो यहाँ पर देखिए स्पेस, HCP 3D में स्पेस दिख रहा है ना एटम्स के बीच में, जो ये एटम है ये क्या है, ये कैटायन है, और कैटायन के बीच में, सॉरी ये क्या है, एनायन है, और जो एनायन के बीच में खाली स्पेस होती है उसके बीच में क्या रखा जाता है, कैटायन रखा जाता है। और जो कैटायन होता है जहां पर रखा जाता है वही ऑक्टोहेड्रल वाइड में ही रखा जाता है, ठीक है। तो जो स्पेस बचती है एटम्स के बीच में वहां पर क्या होता है, ऑक्टोहेड्रल वाइड क्रिएट होता है। तो एफसी जो ऑक्टोहेड्रल वाइड होता है वो एफसीसी और एचसीपी 3D में क्रिएट होता है। जो ऑक्टोहेड्रल वाइड होता है ये कहां पर, एफसीसी एंड एचसीपी 3D यूनिट सेल में क्रिएट होता है।
ऑक्टोहेड्रल वाइड कहाँ कहाँ क्रिएट होता है, एफसीसी और एचसीपी 3D यूनिट सेल में क्रिएट होता है। ठीक है, ये एफसीसी यूनिट सेल ही है, क्यों, क्योंकि दो कॉर्नर, दो नीचे कॉर्नर, बीच में फेस सेंटर, तो ये एफसीसी यूनिट सेल हुई ना। ठीक है, अब चलते हैं क्यूबिक वाइड, क्यूबिकल वाइड में। क्यूबिकल वाइड में अगर क्यूबिकल वाइड की बात करें तो एक क्यूब बना ले ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये और ये। इसमें टोटल 8 एटम्स हैं, 4 पीछे हैं 4 आगे हैं, तो 8 एटम्स के बीच में ये वाइड क्रिएट हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, क्यूबिकल वाइड कहते हैं। क्यूबिकल वाइड कहते हैं, मींस क्यूब के बीच में जो खाली प्लेस होता है जहां पे वाइड बनता है, उसी वाइड को ही क्यूबिकल वाइड कहते हैं। ठीक है, जो क्यूब होता है उसके बीच में स्पेस होती है, 8 क्यूब के बीच में स्पेस होती है, उसी स्पेस को क्या कहते हैं, क्यूबिकल वाइड कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग करने वाले हैं। तो ये कुछ वाइड के बारे में था, जैसा कि वाइड को 4 कैटेगरी में रखा गया है, कौन कौन सा, ट्रायंगुलर वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, टीएचबी जिसको बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड जिसे ओएचबी बोलते हैं, और क्यूबिकल वाइड। तो ट्रायंगुलर वाइड जो 3 एटम्स के बीच में बनता है ट्रायंगल, उसे ट्रायंगुलर वाइड कहते हैं। तो 3 एटम्स के बीच में ट्रायंगुलर बनता है और उसके बीच में एक वाइड बनता है, उसी को ही ट्रायंगुलर वाइड बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, 3 एटम्स के बीच में जो वाइड बनता है, उस वाइड पर एक एटम्स और प्लेस किया जाता है, उसी वाइड पर जो एक वाइड बनता है उसे टीएचबी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टोहेड्रल वाइड क्या होता है, ऑक्टोहेड्रल वाइड एफसीसी और एचसीपी 3D में क्रिएट होता है। क्यूबिकल वाइड क्या होता है, क्यूब के बीच में, क्यूब जो होता है उसके बीच में जो, जैसा मैंने ये बनाया है, उसके बीच में जो वाइड होता है उसे क्यूबिकल वाइड कहते हैं। मींस क्यूब के बीच में जो वाइड बनता है उसे क्यूबिकल वाइड कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड मींस टीएचबी और ओएचबी कितने, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टीएचबी और 1 ओएचबी पाया जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने वाइड होते हैं, तो 3 वाइड होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 3 वाइड होते हैं, 2 टीएचबी और 1 ओएचबी होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रहेंगी, अच्छा लगेगा ये याद रहेगा तो। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आगे हम चलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पे कुछ आज क्वेश्चन है, तो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच का मतलब समझ रहे हो लोग, बिटवीन 2 एटम्स, between 2 atoms is 1.732 angstrom in BCC unit cell, edge length of सेल इंच। अब इसमें सेल की एज लेंथ बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, सेल की एज लेंथ बतानी है। तो अगर एज लेंथ बतानी है इसमें, तो एज लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। ठीक है, और जो दिया है, क्या दिया है, अब
नियरेस्ट अप्रोच का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितने डिस्टेंस होती है। जैसे ये रखा है एक एटम्स यहाँ पे और दूसरा एटम यहाँ पे रखा है, इसका इस एटम का सेंटर ये हो गया, दूसरे एटम का सेंटर ये हो गया। तो यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1.732 और जो ये होती है ये यहाँ से यहाँ तक r प्लस r क्या होती है रेडियस होती है। तो दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। मींस 2r की वैल्यू दी गई है 1.732। 2r की वैल्यू पता है और a हमको निकालना है तो रिलेशन लगा देंगे। कौन सा रिलेशन लगा देंगे BCC यूनिट सेल वाला। तो BCC यूनिट सेल का रिलेशन क्या होता है 2r √3a/2। ठीक है ये होता है। अब देखिए 2r दिया 2r की वैल्यू कितनी दी गई 1.732 √3a/2। इतनी बात समझ में आई, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करने में। अब तो हो जाना चाहिए, क्यों क्योंकि 1.732 ये है और √3 की भी वैल्यू इतनी ही होती है। तो इससे ये कट जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा तो a = 2 आंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम भी दिया है तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा a = 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है तो ये हमारा रहा क्या पहला क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कहा गया है इफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि दो एटम्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे नियरेस्ट अप्रोच कहते हैं। और नियरेस्ट अप्रोच मतलब दो एटम्स और दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर की वो 1.732 है और जो दोनों की डिस्टेंस होती है वो सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है r कहलाती है। तो r इसकी हुई r प्लस r 2r हो गया। तो 2r की वैल्यू 1.732 हो गई। वही वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी गई, बस कैलकुलेशन हो गया। ठीक है आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है तो वो कौन सा क्वेश्चन है नोट करते हैं। ए हो गया कहां पे कॉर्नर पे, बी हो गया बी है फेस सेंटर पे, बी कहां है फेस सेंटर पे। इफ one of the B is missing, then find the new empirical formula of the compound। ठीक है कहा गया है if one of the B is missing। तो जो B है ए कहाँ है कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 8 × 1/8 का होता है। ठीक है अब बी फेस सेंटर है तो फेस सेंटर टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। लेकिन कहा गया है कि फेस सेंटर मतलब बी में से क्या है वन ऑफ द मिसिंग, बी में से एक क्या है मिस है, बी में से क्या है एक मिस है। तो 6 में से एक मिस हो गया कितना बचा 5 बचा 5 और कंट्रीब्यूशन कितने का होता है फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। ठीक है तो 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5/2 मींस एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा 8 से कट जाएगा 1 आएगा तो a1 हो जाएगा b हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो होगा a2b5। ये हमारा इसका होगा क्या
फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझ में? तो कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन ये वाले आप लोगों को करके करिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं भी, ठीक है, करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन वो हो गया, दूसरा ये हो गया, इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना था। ठीक है, तो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का। तो करते रहिए आप लोग क्वेश्चन, नोट्स में लिखिएगा जरूर ये क्वेश्चन। आप में से कोई भी अगर नोट्स बना रहा हो, मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आगे आकर पेपर में फंस जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हो गया, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, द टोटल वॉल्यूम of the total volume of the atom present in FCC, present in a FCC unit cell, FCC unit cell of a metal, ये रहा हमारा क्वेश्चन। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ एफसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मेटल। तो जो मेटल है वो एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, और उसी का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यूनिट सेल कौन सी है, एफसीसी है। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था 2D या 3D के लिए, जब एटम्स का वॉल्यूम निकालना था, तो एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें यूनिट सेल का वॉल्यूम तो निकालना नहीं है, क्यों, क्योंकि यूनिट सेल दी गई है, इसमें हमको एटम का वॉल्यूम निकालना है। तो एटम का जो वॉल्यूम था उसको यूनिट सेल के जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। तो जो वॉल्यूम होता है एटम का, उसको जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दो, वो एटम का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, जैसे जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। जेड इफेक्टिव किसका रखना है, यूनिट सेल कौन सी है, एफसीसी है। तो इसका जो जेड इफेक्टिव कितना होता है 4, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा पाई और आर के फॉर्म में आंसर आ गया, यही आंसर है, पाई और आर के फॉर्म में आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं। ठीक है, जेईई एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन, देखिए नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रेस करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ इट्स, तीसरा क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ इट्स, द फ्रैक्शन ऑफ इट्स that is not occupied, that is not occupied in BCC, in BCC यूनिट सेल। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि द फ्रैक्शन ऑफ इट्स दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड इन बीसीसी यूनिट सेल। जैसे बीसीसी यूनिट सेल मान लो, कोई दो एटम्स मान लो, बीसीसी यूनिट सेल के कोई भी दो एटम्स मान लो। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स क्या होते हैं, टच नहीं, कॉर्नर टच नहीं होते हैं। बीसीसी यूनिट सेल में कॉर्नर टच नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में बॉडी सेंटर रखा होता है। ठीक है, तो जब बीच में बॉडी सेंटर होगा तो कॉर्नर क्या होंगे, दो दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस ये हो जाएगी, इसकी रेडियस ये हो जाएगी। तो ये यहाँ से इसको हम क्या करेंगे,
मैच कर देंगे। ठीक, अब देखिए ये पूछ रहा है कि जितना स्पेस एटम के अंदर है वो तो रेडियस है, लेकिन जो स्पेस नहीं घिरा हुआ है मतलब एटम के बाहर है ये चीज यहां से इसके बीच की डिस्टेंस इतने इतने डिस्टेंस क्या है, ऑक्यूपाई नहीं है, और इसी की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर इस पे हम जाएं तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a होती है। तो अगर ये होती है तो r यहां से यहां तक r इसकी होगी और यहां से यहां तक r इसकी होगी, तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मींस पूरे में से अगर इतना और इतना हम निकाल दें तो इतने की डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। ठीक है, पूरे में से ये r और ये r निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा और इसी का मान हमको बताना है। ठीक है, तो देखो r और r कितना होगा, 2r माइनस a। 2r में से हम a निकाल देंगे, हमको इतनी डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे रखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू। अब देखिए जो रिलेशन होता है बीसीसी में a और r में वो कितना होता है, वो होता है 2r इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन 2 होता है। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे क्या रख दें, फ्रैक्शन निकालें कितना, 2r इज इक्वल टू कितना माइनस करना है, 2r माइनस a करना है, 2r माइनस a करना है हमको। किसमें से करना है, इसमें से करना है, a में से माइनस करना है, a में से माइनस करना है। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू उठा कर एक रख देंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस अंडर रूट 3a अपॉन a, कितना 2 है, तो रख देंगे अंडर रूट 3a अपॉन 2 हो जाएगा। और कितना निकालना है, a निकालना है, ये हो जाएगा माइनस करना है, माइनस कर देंगे, इक्वल का साइन हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, आप तो सॉल्व कीजिए। हो जाएगा, कॉमन ले लो, एक ऊपर होके कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस रूट 3a/2 ही तो बचेगा। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस कॉमन ले लो पर मल्टीप्लाई बाहर करके। ठीक है, नोट कर लो ये, हो गया, इरेज कर दें। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये भी इरेज कर देंगे। क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिएगा, क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, सिंबल दिया हुआ है m मींस जो एटम्स हैं, और एक x का सिंबल दिया है जो एक स्क्वायर शेप में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाई गई है इस टाइप की, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाई गई है, और उस क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ एटम से रिप्लेस किए गए हैं, कुछ एटम्स रिप्लेस किए गए हैं। जैसे कॉर्नर पर रखे गए हैं, एक कॉर्नर पर एक होते ही हैं, रखने की कोई वजह नहीं। ठीक है, कॉर्नर पर ये हो गए। उसके बाद जो इट सेंटर दिए गए हैं, इट सेंटर वन, इट सेंटर जो दिए गए हैं इस टाइप के दिए गए हैं।
2 और कहाँ पे दिया गया है 3 और ये 4 और एक बीच में बॉडी सेंटर दिया गया है, ठीक है, और फेस सेंटर दिया गया है 1 2 3 4 ये हो गए। और बॉडी सेंटर कहाँ पे, एक पीछे वाला हो जाएगा और एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला। तो इस टाइप से कुछ हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला किस टाइप में हमको फॉर्म करना है। अभी तक ए और बी के फॉर्म में होता था, अब हमको m और x के फॉर्म में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए कि जो कॉर्नर दिए गए हैं, कॉर्नर वो कितने दिए गए हैं 8 कॉर्नर दिए गए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर 8 दिए गए हैं और ये 8 सेंटर है। 8 सेंटर कितने हैं 1 2 3 और एक ये 4। तो 8 सेंटर हमारे दिए गए हैं। 8 सेंटर को इसी पे लिख दो शॉर्ट में, इसी दिए गए हैं 4 और ये है फेस सेंटर। फेस सेंटर कितने दिए गए हैं पूरे दिए गए हैं 6। और क्या दिया गया है बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर दिया गया है, एक बॉडी सेंटर दिया है जिसको बीसी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है। तो देखो m और x के फॉर्म में, m वाले कितने हैं, m वाले कितने हैं, जितने भी सर्कल वाले हैं गोल वाले उनको m के साथ रखना है और जितने स्क्वायर वाले हैं उसको x के साथ रखना है, ठीक है। तो अब देखो m गोल वाले हैं, इसका सिंबल, तो गोल वाले कौन कौन से हैं, पहले कॉर्नर है, कॉर्नर पर 1/8 की शेयरिंग हो जाएगी, प्लस फेस सेंटर भी गोल है तो फेस सेंटर टोटल 6 है, शेयरिंग 1/2 की होती है। x हो गया, x कौन कौन से हैं, x दिए गए हैं 8 सेंटर 4 दिए गए हैं और कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है, प्लस एक बॉडी सेंटर दिया गया है, ठीक है। जैसे कॉर्नर वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, गोल हैं, तो यहाँ m को गोल वाले साइन में रखने हैं। उसके बाद फेस सेंटर भी क्या दिए गए हैं, वो भी गोल में स्क्वायर में दिए गए हैं, फेस सेंटर को भी मींस फेस सेंटर और कॉर्नर को m के फॉर्म में रखेंगे और 8 सेंटर और बॉडी सेंटर को x के फॉर्म में रखेंगे। 8 से 8 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये कट गया 1 आ गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा m314 m4 और x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 112 m4 x2। ये हमारा फाइनल एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आ जाएगा m4 x2, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। यार इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहा गया इसमें कि जितने गोल वाले एटम हैं उनको m के साथ रखने हैं, क्यों, क्योंकि m वाले को यहाँ दिखाया गया है गोल वाले साइन में, ठीक है। और जितने स्क्वायर टाइप के रखे गए हैं उनको x वाले में रखना है, यहाँ दिखाया गया। तो m वाले जो गोल हैं वो देखो गोल कॉर्नर पर गोल है, कॉर्नर वाले गोल हैं और फेस सेंटर वाले गोल हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर को रखा गया और फेस सेंटर को रखा गया और जो स्क्वायर है स्क्वायर वालों को इधर रखा गया, सॉल्व कर लिया गया, m4 x2 एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। परसेंटेज पीएफ बताना है, परसेंटेज पीएफ बताना है, किसका बताना है, 2D अरेंजमेंट का बताना है, 2D अरेंजमेंट का परसेंटेज पीएफ बताना है। ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और एक एटम कहाँ रखा गया, इसके बीच में रखा गया है जो चारों को टच हो रहा है, बीच में रखा गया है जो चारों को टच हो रहा है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये
इसी का परसेंटेज पीएफ बताना है, ठीक है, परसेंटेज पीएफ बताना है। तो अब देखिए 2D के लिए परसेंटेज पीएफ का फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा होता है, जेड इफेक्टिव इनटू एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक, एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल हो गया इनटू 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब जेड इफेक्टिव जो 2D अरेंजमेंट होता था, स्क्वायर जो पढ़ाया था उसका कितना था, ये जेड इफेक्टिव कितना निकला था, 2 निकला था, तो 2 जेड इफेक्टिव 2 हो जाएगा। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो आप देखो यहाँ से एरिया ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि 4 एटम्स कॉर्नर पर हैं, 4 एटम कहाँ पे हैं, कॉर्नर पर, और एक एटम कहाँ पे है, फेस सेंटर पे है, बीच में। तो ये वाला फेस सेंटर ही हुआ ना, फेस सेंटर हुआ, तो फेस सेंटर से और कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी होती है, √2a/2 होती है, ठीक है, √2a/2 होती है, मींस इसका रिलेशन 2r बराबर √2a/2 होता है। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, r 2r हो गया, और इसके जो बॉडी फेस डायगोनल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, √2a होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो आप लोगों को निकालना पिछले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ से देखो 4r = √2a हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, तो 4r/√2 हो जाएगा इनटू a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी 2πr² ऊपर हो जाएगा, और 4r/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2πr² अपॉन 4 4 जा 16 r² अपॉन 2 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, या तो ऊपर भेज दो या तो कट कर दो, इनटू में 100 यहाँ पर लिख दीजिएगा, इनटू 100 अब ऊपर कर दो 4πr² बटे, या तो ऐसा कुछ कर दो ना, कट कर दो इसको, यहाँ पर 2 8 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, कट कर दो, कितना होगा, 4 होता है, तो 4πr² बटे 16 इनटू 100 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर से r² से r² कट जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो π/4 इनटू 100 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो इधर लिख दें, कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं इरेज करके, कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा, अपॉन में 16 इनटू 100 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, π/4 इनटू 100 कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, π/4 25 पाई आ जाएगा, और 25 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 78.5% आता है, ठीक है, 25 π/4 इसको सॉल्व करोगे 78.5% आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट का परसेंटेज पी अपने जो स्क्वायर था उसका परसेंटेज पी कितना निकला, 78.5% निकला, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चन रहे। कल एक वीडियो हम फिर एक लेकर आएंगे नए लेक्चर के साथ, और एक नया कंटेंट लेकर आएंगे। आज आप लोग जितने क्वेश्चन पढ़े, अगर इन क्वेश्चन में एक भी कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। हो सकता है उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार अपलोड कर दें, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि दोबारा से अपलोड करने की, अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए अच्छे से और पढ़िए मन लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।